जो मोदी ऐसा आदमी कर सकता था। 1 लाख वोट चोरी हुई है। एसएस एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसका कोई इलाज नहीं है। बस इसको केवल बहुत लोग चाहते हैं योगी जी नेक्स्ट पीएम बने। काम भी अच्छे हैं। इंदिरा गांधी को उदाहरण के लिए हम खराब बताते हैं कुछ मामलों में, इमरजेंसी के मामलों में कि 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उनका President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। आपके हिसाब से मोदी जी और नेहरू जी में कौन बेस्ट पीएम है? नरेंद्र देश की व्यवस्था देखिए, उन्होंने आईएमए खुलवाई, भाखड़ा डैम खुलवाया और आईआईटी खुलवाया और उनके करते हैं। नेहरू जी की भी तारीफ कर रहे हो, मोदी जी की भी तारीफ करो, उधर योगी जी की भी तारीफ कर रहे जिनमें लड़कियों को छूटे केस लगाकर अपने इन लोगों को फंसाया है, सही बात नहीं है, इससे बचना हो। चाहिए। लव जिहाद हो गया है कि तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है और हमें फिर से कहीं और जुड़ जाने का हुनर आता है। जैसे आजकल लोग ये बोलते हैं कि हम पैसों से प्यार भी खरीद सकते हैं। प्रभु ने बहुत दिया है, अब प्रभु से डरता हूँ, बाकी नहीं डरता। हाँ, प्रभु से डरता हूँ, उससे डरता हूँ। वो नाराज नहीं हो जाए। दोस्तों, आज का एपिसोड है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने सिर्फ 6 सालों के अंदर 13 से ज्यादा नॉवेल्स लिखे हैं। वो सिर्फ एक राइटर ही नहीं, वो एक नॉवेलिस्ट हैं जो अपने इमोशंस को इस तरीके से नॉवेल्स में उतारते हैं कि वो सीधा हमारे दिल में उतर जाती हैं। और इसी के साथ साथ वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में एक प्रोफेसर के रूप में अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स तक बांट रहे हैं। और इसी के साथ वो हम स्टूडेंट्स के एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे गेस्ट के साथ, प्रोफेसर विकास शर्मा। कैसे हो सर आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो सर, आपकी मैं जर्नी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा आपने, और आप हम स्टूडेंट्स के बहुत बड़े रोल मॉडल हो कि आपने 6 सालों के अंदर 13 से ज़्यादा नॉवेल्स लिखी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बोल सकते हैं। और आप इतनी जल्दी पॉपुलर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, यूनिवर्सिटीज़ में, और ऑल ओवर इंडिया लोग आपके ऊपर पीएचडी भी कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ तक का सफ़र आपने स्टार्ट करा था राय के पत्थर से, आई थिंक, है ना? तो मैं पढ़ रहा था जबकि आपके बारे में, तो उसमें था राय के पत्थर आपने लिखी थी अपनी पहली नॉवल जो हिंदी में थी। तो उसके बारे में आप थोड़ी सी समरी बताना चाहोगे कि कैसे लिखी थी वो आपने? ये उपन्यास सांप्रदायिक सौहार्द व सामाजिक सद्भाव पर आधारित है और उपन्यास की कथा वस्तु, उपन्यास की विषय वस्तु, उपन्यास की कहानी मुरादाबाद के 2 हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच प्रारंभ होती है। उन दोनों परिवारों के आपसी संबंधों के बीच उनके बच्चे बच्चियां, मेरा नायक साबिर और मेरी नायिका चिंता के बीच प्रेम की कथा से प्रारंभ होता है, उपन्यास समाप्त होता है। और इसमें साबिर की वो का विवाह चिंता से नहीं हो पाता, हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण। अचानक मुरादाबाद में दंगे हो जाते हैं और साबिर की शादी सायरा से हो जाती है, बम्बई की लड़की से, और सायरा बच्चा जन्म देते समय मर जाती है। और मेरी नायिका चिंता का पति कोरोना में उसका निधन हो जाता है और लास्ट में मेरे नायक साबिर और चिंता दोनों मिल जाते हैं। तो ये उपन्यास बड़ा चर्चित रहा है। इस उपन्यास के पीछे मेरा उद्देश्य ये बताना है कि दंगों के पीछे राजनीति होती है और चुनाव से पहले दंगे प्रारंभ होते हैं। हमें इस समझने की आवश्यकता है। तो सर, जैसे मैं आपके नॉवेल्स को जब वो रिसर्च कर रहा था तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि जो आपका ये वाला नॉवेल था ये लव जिहाद को वो करा था। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये समस्या मुझको झेलनी पड़ी है, लेकिन ये लव जिहाद नहीं है, ये पूर्णतः प्रेम पर आधारित उपन्यास है। और इस उपन्यास में ये बताने का प्रयास है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी, पंच परमेश्वर के, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की परंपरा से आगे बढ़े हैं। और लेखक का कर्तव्य है कि वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात करे और सांप्रदायिकता की बात ना करे। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद नहीं है इसमें। फिर आपने जब स्टार्टिंग अपने हिंदी से स्टार्ट करी थी, आपने हिंदी में लिखा था, फिर उसके बाद आपने सेकंड नॉवल इंग्लिश में लिखा था, लव इज़ नॉट टाइम फूल अस, तो वो 2021 में आया था। तो उसके बारे में थोड़ी सी थीम बताइए, वो क्या था? ये नॉवेल लव इज नॉट टाइम फूल मेरा अंग्रेजी का पहला उपन्यास है और ये 2020 में लिखे गए थे।
लव इज नॉट टाइम्स फूल और आई एस टुडे। ठीक। ये शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध सोनेट है, लव ट्रू लव। उसके थर्ड क्वार्टरिन, थर्ड स्टैंजा से ली गया है टाइटल। इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि शारीरिक सौंदर्य क्षणिक होता है, अच्छा। आत्मिक सौंदर्य महत्वपूर्ण होता है, आत्मिक प्रेम। और मेरी नायिका आगरा की एक बिजनेस वूमेन है और वो उसका फुटवियर का बिजनेस है, और वो अभिलाष नाम का मेरा नायक है, उससे प्रेम होता है उसका। ऋचा पंडित का जो पति है वो सेक्सुअली इम्पोर्टेंट है और वो उसका किसी से अफेयर है। अच्छा। बाद में उसके निधन के बाद, उसकी मृत्यु के बाद मेरी नायिका ऋचा पंडित अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट अभिलाष से विवाह कर लेती है। तो उपन्यास इस पर समाप्त होता है कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ। लेकिन प्रेम की परिणति विवाह में होनी चाहिए। तो मैंने विवाह नामक संस्था को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अच्छा। तो चलिए, आप जैसा भी आप प्रेम की बात कर रहे थे, तो आपके हिसाब से मतलब रियल लव क्या होता है? अगर आप के हिसाब से, जैसे आजकल लोग ये बोलते हैं कि हम पैसों से प्यार भी खरीद सकते हैं, तो आपके हिसाब से क्या सही बात है? ये प्रेम की परिभाषा थोड़ी बदल गई है। हाँ। जनरेशन जी या जैन जी, जो आप लोग जिस उम्र के लोग हैं उनके लिए परिभाषा बदल गई है। और उनका कंसेप्ट तो ये हो गया है कि तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है और हमें फिर से कहीं और जुड़ जाने का हुनर आता है। लेकिन हम लोग जो मिलियन जनरेशन या एक्स जनरेशन के लोग हैं, वो लोग धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता पढ़कर बड़े हुए हैं। हम अमृता प्रीतम, इमरोज और साहिल लुधियान की कथाएं पढ़कर बड़े हुए हैं। तो हमको ये लफ्ज़ समझ में नहीं आता। अच्छा। तो फिर मैं, जैसे आपका एक नॉवल और है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था वो, जो आपने 498 के ऊपर लिखा था, फियर्स एंड ड्रीम्स। तो बेसिकली 498 एक सेक्शन है जिसमें कि जो वुमेन्स होती हैं वो अपने उसके ऊपर वो करती हैं, मिसयूज़ करती हैं। तो क्या लगता है कि आपको हकीकत में वुमेन्स जो है वो उसको मिसयूज़ करें 498 का? क्योंकि आपने नॉवल में भी फियर एंड ड्रीम्स में भी यही लिखा था। देखिए, हम एक वाक्य में ये नहीं कह सकते कि समस्त महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं। मूलतः मेरा उपन्यास 498A फियर्स एंड ड्रीम्स, ये मैंने उन महिलाओं को समर्पित किया है जो दहेज के कारण मारी गई हैं। अच्छा। इस उपन्यास में मैंने दोनों बातों का ध्यान रखा है। जो महिलाएं वास्तव में दहेज के कारण जलाई गई, मारी गई और पतियों द्वारा प्रताड़ित की गई, इन लॉज द्वारा प्रताड़ित की गई, उसमें मेरी एक विद्यार्थी का केस भी है। मेरी एक विद्यार्थी दहेज के कारण मारी गई। लेकिन मैंने ऐसे प्रकरण भी उछाले हैं, ऐसे प्रकरण भी इंगित किए हैं जहां लड़कियां या महिलाएं इस सेक्शन का दुरुपयोग कर रही हैं और निर्दोष पतियों को और उनके परिवार वालों को उन पर झूठे केस लगाकर उन्हें फंसा रही हैं। मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं, मित्र क्या मुझसे बड़े हैं उम्र में, लगभग 75 ईयर्स के हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उनके साथ एक वाकया हुआ था कि उनके इंग्लिश लेक्चर लड़के को इस तरह फंसाया गया था। बड़ी मुश्किल से उन्हें उससे मुक्ति मिली थी। तो मैंने इस उपन्यास में उसका भी जिक्र किया है। और हाई कोर्ट्स के कई जजमेंट मैंने दिए हैं जहां निर्दोष लोगों को हाई कोर्ट ने बरी किया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग न करें। तो इसका कुछ आपके हिसाब से सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन ये तो सब बातों का एक सॉल्यूशन इसका एकदम नहीं है, कोई एटीएम की तरह नहीं है कि आपने कार्ड डाला और पैसे निकल आए। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ऐसे संस्कार दें समाज, लड़कों को भी लड़कियों को भी, दोनों को। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को भी दें, लड़कों को भी दें। आजकल तो लड़के भी बहुत गलत चीजें करते हैं। नहीं, दोनों ही बराबर। वो जो तुम्हारे कौन से एक संत महात्मा है जिन्होंने एक बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, प्रेमानंद जी, उनकी तरह बात नहीं करता। दोनों ही पक्ष दोषी हैं और सब दोषी नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लड़कियां बहुत अच्छी हैं, महिलाएं बहुत अच्छी हैं, परिवार चला रही हैं। लेकिन लड़के भी बदमाश हैं, गड़बड़ तो वो भी है। दोनों को समझना है और माँ बापों को समझाना है, लड़कों को भी, कि महिलाओं का सम्मान कैसे करें, ये बहुत आवश्यक है। हाँ, मतलब फैमिली में ये रहता है कि माँ बाप जो होते हैं अपने लड़कों को नहीं समझाते हैं, वो लड़कियों को बोलते हैं तुम्हें इससे ध्यान से। अगर वो लड़कों को समझाते, मेरे हिसाब से काफी हद तक क्राइम कम हो जाएगा, आधी से समस्या समाधान हो जाएगा। तो मैंने इसमें दोनों ही पक्ष में रखे हैं कि महिलाएं दुरुपयोग न करें। और वास्तव में दहेज में लड़कियां मारी भी जा रही हैं, लेकिन दोनों पक्ष बराबर हैं, इक्वल हैं दोनों, पैरेलल चल रहे हैं। किसी एक को दोष देना तो न्याय नहीं होगा विचार के। लेकिन उसका मिसयूज काफी, मिसयूज काफी हो रहा है, काफी हो रहा है। वही रहता है ना कि सिक्के के दो पहलू रहते हैं कि तुम उसका अच्छा यूज भी करोगे, बेकार यूज भी करोगे। मैंने आपसे कहा मेरा उपन्यास समर्पित उन महिलाओं को है जो दहेज के कारण मारी गई हैं, लेकिन मैंने वो मुद्दे उठाए हैं जिनमें लड़कियों ने झूठे केस लगाकर
अपने इन लॉस को फंसाया है, सही बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। मतलब आपने बस वो रियलिटी दिखाई है, Reality आपने दिखाई है। कोई ये नहीं बताया कि लड़कियां बेकार हैं, लड़के बेकार, बस ये- जजमेंटल नहीं हूं मैं, जजमेंटल नहीं हो सकता। हम्म। कोई लेखक या उपन्यासकार या साहित्यकार जजमेंटल नहीं हो सकता। हाँ। वो छोड़ देता है पाठकों के ऊपर, देखा सही क्या है, खराब क्या है। तो आपने बस वही बताया कि हाँ भाई ये कमी है, इसे तुम इस तरीके से ठीक कर सकते हो, ऐसे ऐसे है। हाँ, तो सर आप जैसे इतनी सारी कंट्रोवर्शियल बातें आप करते रहते हो, आप आए दिन चर्चाओं में रहते हो पूरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, ऐसे ही आपका एक नॉवल में देख रहा था, पढ़ रहा था, मीडिया रिवॉल्यूशन 2030, उसमें आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, टीचर्स करप्शन और यहाँ तक कि वाइस चांसलर को भी आपने काफी कुछ बोल दिया, वाइस चांसलर भी आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, तो उस बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, मैं जब भी कोई इंटरव्यू देता हूँ या बातचीत करता हूँ तो एक शेर सुनाता हूँ दुष्यंत कुमार का, मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वही गजल आपको सुनाता हूँ। अच्छा। लेखक और साहित्यकार, उपन्यासकार, कवि वो समाज में रहते हैं, समाज की आसपास की घटना से प्रभावित होते हैं। क्योंकि पिछले कई दशकों से, 3 दशकों से मैं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षण कार्य में हूँ। और एक बात और है, क्योंकि मैं पिछले 20 वर्ष से विश्वविद्यालय की शिक्षक राज्य जुड़ा हुआ हूँ और मेरे विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अनेक पदों पर रहा हूँ। तो वो घटनाएं मेरे आसपास घूमती हैं, उनका मैं चित्रण करता हूँ और उनमें फिक्शन भी है, उनमें रियलिटी भी है। लेकिन हम पूरी तरह कह दें कि सारे कुलपति गलत हैं, वो भ्रष्ट हैं, वो भी गलत है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो लोग गलत हैं उनके ओर इंगित करना हमारा काम है। हमारे विश्वविद्यालय की माननीय महिला कुलपति हैं हमारे यहाँ, वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने अपने उपन्यास में उनका भी जिक्र इनडायरेक्टली किया है, डायरेक्ट नहीं किया है, इनडायरेक्टली किया है। लेकिन वो इतनी नाराज हैं कि मुझे विश्वविद्यालय के सारे कार्यों से वंचित कर रखा है और वो लगभग इसमें जुगाड़ में रहती हैं कि मुझे कहाँ फंसाया जाए, मेरे कहाँ समस्या पैदा की जाए। लेकिन प्रभु मेरे अगर साथ है और मैं सही हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उस टाइम जब आप लिख रहे थे तो उस टाइम आपके दिमाग में नहीं आया कि अगर ऐसे लिख दिया तो कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, मैं प्रारंभ से विद्यार्थी काल से भयमुक्त जीवन जीने वाला आदमी हूँ। मैं लोभी नहीं हूँ। अच्छा। मुझे क्या कि मैं अगर ये नहीं करूंगा मुझे ये नहीं मिलेगा। जो ईश्वर ने दिया है उससे बहुत खुश हूँ और जो दिया है वो ज्यादा है। मुझको इतनी उम्मीद नहीं थी। उदाहरण के लिए मुझको उम्मीद नहीं थी कि 6-7 वर्ष में ही मेरे उपन्यासों पर पीएचडी होने लगेगी। 50 पीएचडी मेरे उपन्यासों चल रही हैं पूरे देश के विश्वविद्यालयों में। 10 पीएचडी अवार्ड हो चुकी हैं, 12 रेफरेंस बुक मेरे उपन्यासों पर लिखी जा चुकी हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रभु ने बहुत दिया है और प्रभु से डरता हूँ, बाकी नहीं डरता। प्रभु से डरता हूँ, उससे डरता हूँ। वो नाराज नहीं हो जाए उसका डर रहता है। बाकी कुलपति आते हैं जाते हैं, ये पद हैं और सबको एक दिन जाना है। हमारे अंग्रेजी कवि टॉमस ग्रे की लाइन है, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कितना भी यश पालो, कुछ भी पालो, सब को कब्र में जाना है। अंत में लेखक और कवि जिंदा रहते हैं, उनकी वो अमर रहते हैं हमेशा। तो सर जैसे मैं आपके रिसर्च हो रही थी इस टाइम, तो मैंने उस टाइम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ नोटिस करी कि जो आपके नॉवेल्स हैं वो ज़्यादातर 150 से 200 पेजों के बीच में ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब इतने छोटे नॉवेल्स 200 पेज तक मैक्सिमम थे, 1-2 आपके, तो इतने कम पेजों में क्यों आप कंप्लीट कर देते हो? देखिए, ऐसा है कि मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी में नॉवल लिखता हूँ। हम लोगों ने जो नॉवेल्स पढ़े थे हेनरी फील्डिंग के, इसको अंग्रेजी वाले फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोलते हैं, चार्ल्स डिकेंस के, इनके नॉवेल्स बड़े बड़े भारी थे, 1000 पेज, 700 पेज, 800 पेज, 500 पेज। आजकल लोगों में इतना धैर्य नहीं है कि इतने बड़े उपन्यास पढ़ सकें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे और भी साधन हैं पढ़ने के, टीवी देखने के, यूट्यूब पर देखने के। पहले कुछ था नहीं, लोग उपन्यास पढ़ा करते थे। तो मुझको पाठकों के धैर्य का भी ध्यान रखना है कि उनका धैर्य जवाब न दे जाए, उपन्यास छुए नहीं। उदाहरण के लिए विक्रम सेठ का उपन्यास 100 टेबल बॉय 1100 पेज का उपन्यास है, मैं खुद उसे नहीं पढ़ पाया पूरा। मेरी भी लिमिट 400-500 पेज से ज्यादा नहीं है। मैंने जितने उपन्यास आज तक पढ़े हैं, लगभग पढ़े होंगे 400-500 उपन्यास, वो सब 400-500 पेज से ज्यादा नहीं थे। जो 500 पर चला गया मैंने छुआ भी नहीं, फिर वो समरी पढ़ ली, देख लिया, नहीं पढ़े जाते। इसलिए पाठकों का ध्यान रखते हुए उपन्यासों की विषय वस्तु 200 पेज तक हो, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। एक राह के पत्थर के अलावा सारे उपन्यास 200 पेज तक हैं, वो 200 पर चला गया था, वही था बस 200 से ऊपर, और बाकी तो आपके 200 तक रहे लास्ट 160-170 पेज। तो सर जैसे कि जो आप जब नॉवेल्स लिखते हो तो उस टाइम आपका माइंड ऑफ थॉट क्या रहता है, उस टाइम आप क्या सोच के लिखते हो और कितने टाइम में आप लिख देते हो एक नॉवेल? देखिए, मैंने पहले कई पॉडकास्ट में बताया है कि मेरा उपन्यास लिखने का समय रात का समय है। मेरे घर में मेरी एक लाइब्रेरी है, मेरे घर के ऊपर अपस्टेयर्स पर, और वो पुरानी लाइब्रेरी है। मैं वहाँ रात के 9 और 10 के बीच चला जाता हूँ ठीक है। और मैं 2 बजे तक उपन्यास लिखता हूँ।
और मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे। लोग पूछते हैं कि 2 बजे उठते लिखते हो, जगते कब हो? मैं 7 या 8 उठता हूँ। और क्योंकि 6 घंटे की नींद आवश्यक है डॉक्टर्स के अनुसार, तो 1 घंटे की मैं डिपार्टमेंट जाने के बाद नैप लेता हूँ। तो इस तरह मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जब यात्राओं में होता हूँ तो कार खुद नहीं चलाता, ड्राइवर चलाता है, तो वहाँ सोता जाता हूँ, नींद पूरी कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, और एक उपन्यास लिखने में मुझे लगता है 5 महीने के आसपास समय। एक 5 महीने। 5 महीने, 1 महीना लगता है उसको फॉर्मेटिंग कराने में, टाइपिंग कराने में, प्रूफ रीडिंग में। 6 महीने में उपन्यास लिख देता हूँ और मेरे साल में 2 उपन्यास आ पाते हैं। इस तरह बची घटनाओं की, मेरा जीवन घटना प्रधान रहा है, संघर्षों का रहा है। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने संघर्ष, आर्थिक संघर्ष नहीं किया क्योंकि फादर प्रोफेसर थे, तो ऐसी कोई गरीबी नहीं थी कि संघर्ष करना पड़े। लेकिन मेरे संघर्ष रहे हैं उन सत्ता पर बैठे लोगों से, प्रिंसिपल से, वाइस चांसलर से, मैनेजमेंट की तानाशाह लोगों से, समाज में हो रही व्यवस्थाओं से। मैं मुखर होकर बोलता रहा हूँ, जिसके कारण मेरे शत्रु भी कुछ ज्यादा हो गए हैं। लोग पसंद नहीं करते। सच्चाई सुन लो। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो मैंने ये माध्यम अपनाया कि उपन्यास के माध्यम से अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना डिसअपॉइंटमेंट, समाज की विसंगतियां, एनोमॉलीज, इन पर लिखा जाए। उससे मुझे बहुत आराम मिलता है जब मैं अपनी बात उपन्यास के माध्यम से, काल्पनिक पात्रों के माध्यम से, काल्पनिक स्थान के माध्यम से रख देता हूँ और इनडायरेक्ट व्यंग रख देता हूँ, व्यंग कर देता हूँ, तो मुझे शांति मिलती है, जिसको हमारे यहाँ लिटरेचर में कैथार्सिस कहा गया है। और मेरा विरेचन हो जाता है। और सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि वो आउटलेट हो जाता है अपनी अभिव्यक्ति का। सर, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक राइटर होता है, उसके लिए हर कोई बराबर होता है, चाहे वो धर्म, जाति या नेशनलिज्म, मतलब हर चीज़ उसके लिए इक्वल रहती है ना। तो जैसे मैं आपके नॉवेल्स पढ़ रहा था, तो उसमें आप नेहरू जी की भी तारीफ कर रहे हो, मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हो, उधर योगी जी की भी तारीफ कर रहे हो। तो मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों अपोजिट है एक दूसरे के। आप देखते हो, हर कोई देखता है कि एक कांग्रेस, एक बीजेपी, और तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं, जैसे कांग्रेस बीजेपी पे चढ़ रही है। तो आप कैसे, आप हर किसी की तारीफ करो, तो क्या है मतलब ये? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और पहली बार किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा है। देखिए, हर व्यक्ति अपने समय में सामयिक होता है, महत्वपूर्ण होता है। हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब ये देश मिला था, 30-35 करोड़ जनसंख्या का बहुत हालत खराब थी, तो नेहरू ने देश की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने IMA खुलवाए, भाखड़ा नागल डैम खुलवाया, बनाया, और IITs खुलवाए, लोग संभाला, और उनसे कुछ गलतियां भी हुई। उदाहरण के लिए 62 की चाइना वार में हम नेहरू जी के ओवर कॉन्फिडेंस से हारे। हम नहीं हारे, हमारे सैनिक नहीं हारे, राजनेता हारे। हम UNO में कश्मीर मुद्दा ले गए, नेहरू से गलतियां हुई। इन द सेम वे हम मोदी की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि धारा 370 जो बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, जो मोदी ऐसा आदमी कर सकता था। तलाक वाला मुद्दा था, तलाक वाला, 3 तलाक, अच्छा मामला था। आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी ने काफी काबू पाया, मानना पड़ेगा, हम ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह गुंडागर्दी खत्म की है, वो तो बहुत सराहनीय है। तो हम एक लेखक होने के नाते, कोई व्यक्ति जो अच्छा है वो अच्छा बोलो, और जो खराब है खराब बोलो। आप किसी पार्टी की केवल स्तुतिगान करते रहे, पार्टी के प्रशंसक बनकर लेखक के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि लेखक गुट निरपेक्ष होता है, लेखक धर्मनिरपेक्ष होता है, राइट। तो इसलिए बाकी मोदी जी का, योगी जी का कंप्लीट आकलन, पूर्ण आकलन उनके बाद होगा, उनके रहते हुए आकलन नहीं हो सकता। अच्छा। नेहरू को आकलन आज हो रहा है, आज लोग नेहरू को कह रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं। उस समय तो कोई नहीं बोलता था, उस टाइम सब अच्छा बता देंगे। लेकिन नेहरू के काम भी अच्छे हैं। इंदिरा गांधी को उदाहरण के लिए हम खराब बताते हैं कुछ मामलों में, इमरजेंसी के मामलों में, कि 1975 उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उनका निर्णय गलत था। लेकिन क्या हम ये भूल सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने राजाओं के पृथ्वी पर समाप्त करे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का, और निक्सन जैसे सेनेटरी बांग्लादेश का निर्माण कराया, पाकिस्तान का अच्छा इलाज किया। हम उनके इन कामों को नहीं भूल सकते। इमरजेंसी उनसे गलती हुई थी, एक राजनीतिक भूल थी, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। मैंने अपने उपन्यासों में इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज किया इस बात के लिए, लेकिन उनकी प्रशंसा भी की है। इसलिए हमें सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। हमें कंपार्टमेंट में नहीं रहना। कंपार्टमेंट लेखक को, प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, इन्हें किसी पार्टी की चवन्नी की मेंबरशिप की तरह नहीं बोलना है कि उनकी चवन्नी के मेंबर है। जो गलत है गलत बोलो, सही को सही बोलो। तो मुझे तो लगता है मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी ने अच्छे काम किए हैं, और नेहरू ने भी अच्छे काम किए, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं है, क्रिमिनल राज नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। करप्शन है,
लेकिन बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, हाँ जी। तुरंत ही इन्होंने कैंसिल कर दिया कि कैंसिल कर दोबारा दिया। एग्जाम कराएंगे। तो एक योगी जी को हम कैसे कह सकते हैं वो अच्छे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, फिर लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे लेखकों पर कि आप तो एक पार्टी विशेष की प्रशंसा कर रहे हैं, पार्टी की निंदा कर रहे हैं। ये मेरा मतलब है कहने का। तो मतलब आप किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हो? नहीं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूँ, मैं योगी जी को पसंद करता हूँ, और मैं नेहरू को भी काफी हद तक पसंद करता हूँ, और इंदिरा गांधी को पसंद करता हूँ। अच्छा, ये चारों आपके फेवरेट हाँ, हैं। मेरे फेवरेट। तो जैसे आपके हिसाब से मोदी जी और नेहरू जी में कौन बेस्ट पीएम है? नेहरू जी अपने समय में श्रेष्ठ थे और मोदी जी इस समय श्रेष्ठ हैं। मोदी जी की आवश्यकता आज बहुत है, हाँ, और आवश्यकता इस बात की है मोदी जी अगला टर्म भी पाएं ताकि इस देश में कुछ समस्याएं खत्म करें। पीओके को लें, हाँ पियोगे। पीओके को लें, और भी काफी काम है। हम मोदी से उम्मीद करते हैं कि वो करें, उनकी आवश्यकता है, उस समय की आवश्यकता है। उस समय नेहरू की आवश्यकता थी, जिस हर टाइम की- जिसकी समय जरूरत की है। आवश्यकता है। तो चलिए एक बात और पूछता हूँ, जैसा आपने बोला पीएम की है ना, तो हम योगी जी की बात कर रहे हैं, तो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ मतलब बहुत लोग ये चाहते हैं योगी जी नेक्स्ट पीएम बन जाए। तो आपके हिसाब से क्या सही रहेगा अगर योगी जी नेक्स्ट पीएम बनते हैं तो? ये भी कोई बुरी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को लाइन पर लाना, गुंडागर्दी खत्म करना, व्यवस्थाएं ठीक करना, और वो आदमी देश पर पहुंच जाए नेशनल लेवल पर, बुरी बात क्या है? तो लगता है आपको कि वो पहुंच पाएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि मोदी के बाद अगर कोई आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक दिखता है वर्तमान में, मुझको नितिन गडकरी या योगी दिखते हैं। नितिन गडकरी या योगी, इन दोनों में से कोई एक। हाँ, मेरे व्यक्तिगत राय है, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। तो वैसे एक बताइए कि जैसे योगी जी की बात है, तो आपको लगता है योगी जी हमारे मोदी जी और नेहरू जी से ज्यादा अच्छे से देश चला पाएंगे? ये समय बताएगा। इसका आकलन समय को करने दो, जनता को करने दो। नहीं फिर हम और भी आप कौन होते हैं इसका नहीं आकलन? फिर भी मतलब कुछ प्रिडिक्शन अगर आप करना चाहो तो। मुझे लगता है योगी जी भी एक स्मार्ट सीएम है, और मुझे डरपोक आदमी नहीं है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनमें डरपोकपना नहीं है, ये डर के बैठ गए। इंदिरा गांधी में नहीं था, निक्सन को धमका दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री भी साहसी हैं, और हमको साहसी प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो हमारे देश को गर्व दिला सके, बिना डरे बिना सीधा सीधा। पूरे देश को लीड करे। सर्जिकल स्ट्राइक किया उन्होंने, दो बार पूरी किया, 2 बार करी, दो अभी बार करा किया। था हाँ, तो इसने ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत अच्छा रहा है। तो सर आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने अपने कई साक्षात्कार में, कई पॉडकास्ट में कहा है, पाकिस्तान एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसको केवल धमकाते रहो, इसका इलाज करते रहो। आवश्यकता इस बात की थी, पता नहीं क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ही इसका इलाज परमानेंट कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ट्रम्प कहाँ से बीच में आ गया, ये सब हुआ। ट्रम्प तो अलग ही सीज फायर हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद इलाज होने वाला है स्थायी, लेकिन काफी इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी सेना ने सेना ने कर दिया है, और हो जाएगा इलाज। लेकिन जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सीधा सेना को भेजो, पाकिस्तान में हमला करो, पाकिस्तान को इंडिया में कर लो। ऐसा है तो थोड़ा बचकाना बात है। बचकाने बात नहीं है, बात है, कितनी ऐसा ज्यादा नहीं होता। एक पूरा देश है वो, लेकिन कंट्रोल में रखो उसको, कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में कंट्रोल रखो नहीं जाने देना। इसको, और चाइना को थोड़ा कंट्रोल में रखो। ये बात ध्यान रखें कि पाकिस्तान दुश्मन है ही, उससे बड़ा दुश्मन चाइना भी है। हाँ, ये भी ध्यान रखें। चाइना भी, वो क्योंकि उधर चाइना भी परेशान करता है, चाइना परेशान करता रहता है, वो बहुत ही छिपा हुआ दुश्मन है, वो दुख के वार हाँ करता जी, है। हाँ जी। तो सर जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मोदी जी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपने अभी देखा होगा कि राहुल गांधी ने वो स्कैम वो बताया है कि 1 लाख वोट चोरी हुई है SSR में। तो क्या लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने डायरेक्ट वो उंगली उठा दी कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो रियलिटी या फिर वो? कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या नाम है उनका, नाम मुझे नहीं पता उनका, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाम भूल रहा हूँ उनका। ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप पर अगर साक्ष्य लेकर आए और सिद्ध करें, तो मुझे लगता है लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मुझे साक्ष्य पे है नहीं। विपक्ष है, विपक्ष का काम आलोचना करना है, आलोचना करनी चाहिए, पर आलोचना सकारात्मक हो, आलोचना कॉन्क्रीट हो, पॉजिटिव और कॉन्क्रीट। आलोचना की आलोचना करना ये सही नहीं है। और एक बात मुझे और लगती है कि 2024 के चुनाव हुए हैं, बीजेपी को मोहम्मद तो है नहीं, बेईमानी करनी थी तो वो 400 सीट ले लेते। इसी देश में राजीव गांधी को 400 सीटें मिली थी। तो मुझे लगता है बात है, कुछ जान नहीं लगती, मुझे जान नहीं लगती। लेकिन उन्होंने तो वो दिखाया ना कि पूरा का पूरा, लेकिन वो लोग सामने आ गए ना, उन्होंने कहा नहीं हम तो डबल वोटर थे, हमारा किसी की डेथ हो गई थी, यहाँ चले गए थे, वो सिद्ध नहीं हो पाया, आयोग के सामने सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, केवल वैसी बस हवा में बात हिट एंड रन,
हिट एंड रन। अच्छा। हिट करो भाग जाओ। भाग जाओ। एक परसेप्शन बना दो। और परसेप्शन बन चुका है। कुछ लोग या तो क्या होता है व्यक्ति के बारे में परसेप्शन बनाते हैं कुछ लोग। जैसे मैं भी विश्वविद्यालय में रहता हूँ तो मेरे बारे में परसेप्शन बना देते हैं कुछ लोग, झूठ फैलाते रहते हैं। हाँ। और फिर जब 100-200 लोग एक साथ बोलते हैं ना परसेप्शन, सच मान लेते हैं लोग, ऐसा होगा जी, कुछ तो होगा जी, हाँ, एक ही झूठ को जब बार बार हाँ बोलोगे कुछ तो तो लोग होगा सच जी, मानेंगे। कुछ तो होगा जी। तो ऐसे ही मुझे लगता है कुछ लोग तो कहेंगे इस देश में, क्योंकि 40% वोट बीजेपी को मिलते हैं, 60 बीजेपी को नहीं मिलते, तो उस 60 में 10% तो मानेंगे क्या कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो घोटाला होगा, कुछ तो गड़बड़ है वोट की। हाँ। तो कांग्रेस वही काम कर रही है, विपक्ष वही काम कर रहा है। अच्छा, विपक्ष का काम ही ये होता है। बुरा क्या कर रहे हैं वो? राजनीति कर रहे हैं वो, कोई संत महात्मा तो है नहीं वो, क्या वो धार्मिक काम कर रहे हैं? राजनीति है। हाँ, राजनीति। और प्लेटो कहता है पॉलिटिक्स द गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। हम्म। राजनीति धूसा का खेल है, जो इतना धूर्त है बोला राजनीतिक है। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। तो जैसा अभी आपने बोला कि आपको मोदी जी पसंद, नेहरू भी पसंद, इधर इंदिरा गांधी पसंद, ये दोनों है कांग्रेस की। तो चलिए राहुल गांधी के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है, कैसे लगता है? राहुल गांधी कभी कभी लगता है कि कुछ समझदार होते जा रहे हैं, परिपक्व होते जा रहे हैं, मंच तो रहे हैं। हाँ। कभी कभी लगता है इनके सलाहकार कौन है, इन्हें कौन सलाह देता है, हाँ। इनके भाषण कौन लिख कर देता है। हम्म। मुझे एक बात तो लगता है। नंबर 2, इस देश में जो भी राजनेता आज की स्थिति में हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, हिंदुओं की आस्था पर उंगली उठाएगा, चोट पहुंचाएगा, उसे इस देश का मतदाता अब सहन नहीं करेगा। अब तक करता रहा, अब नहीं करेगा। इसलिए समझना पड़ेगा, ये गलती कम्युनिस्ट लगातार करते रहे, धर्म को गाली देते रहे। हाँ। कम्युनिस्ट आज कहाँ है? कम्युनिस्ट जीरो हो गए, कहीं इंडिया में है ही नहीं नहीं। है। पश्चिम बंगाल में गढ़ता वहां भी नहीं है। क्योंकि ये देश आस्थाओं का देश है, ये संस्कार का देश है। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और राहुल गांधी को मैं कभी कभी लगता है बड़े परिपक्व हैं, कभी कभी मुझे लगता है ये क्या कह रहे हैं। तो बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता उनके बारे में। अच्छा। लेकिन हाँ, पहले से सुधार तो है। चेंजेस हाँ, पहले चेंज तो है। तो आप आरएसएस के बारे में क्या सोचते हो? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। 1925 में बना है और उसके अब लगभग 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं वो। और वो हमेशा देश की समस्याओं में आगे रहे हैं। आप देखिए, जब भी कभी दंगे होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, और अभी जो ये एयर इंडिया का प्लेन जो था क्रैश हुआ, सब संघ के स्वयंसेवक वहाँ काम करते दिखाई देते हैं। और विश्व देश के सब कोनों में वो हर जगह काम कर रहे हैं, आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी सेवा कर ही रहे हैं वो अलग बात है, उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स किसी एक पार्टी के साथ है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इनिशियली आरएसएस एक बहुत अच्छा संगठन तो है ही। कोई कैसे कह सकता है कि आरएसएस अच्छा संगठन नहीं है? हाँ, ये तो कह ही सकता है। तो जैसे मैंने आपसे बात करी, आपके रिसर्च कर रहा था, मतलब मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो एक बात बताइए, वीर सावरकर जी हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलती रहती हैं, बहुत चीज़ें गलत बोलती हैं। तो आपके क्या विचार हैं वीर सावरकर जी की? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और मुझसे आज तक ये प्रश्न किसी ने पूछा नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, वीर सावरकर ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा काम किया है जी। बहुत लंबे समय तक अंडमान निकोबार की उस जेल में उनको रखा गया। और उस जेल में जहाँ फांसी दी जाती थी, वो डेली एक फांसी 2 फांसी लगते देखते थे। अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि फांसी रोज देखें ताकि उनका मनोबल टूट जाए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया, जेल में रहे, बहुत कष्ट पाए। वो पढ़े लिखे आदमी थे, विद्वान थे, अंग्रेजी हिंदी मराठी का अच्छा ज्ञान था उनको। उनकी किताब 1857 पर फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार 1857 बड़ी फेमस किताब है। लेकिन उन्होंने पत्र लिखा, तो सरकार को एक पत्र लिखा अंग्रेज सरकार को कि मुझे रिहा कर दिया जाए। उसमें माफी नहीं मांगी थी। अच्छा, माफी नहीं मांगी थी। और वो उनका उद्देश्य था कि अगर मैं जेल में पड़ा रहूंगा, अंडमान में सड़ता रहूंगा, देश के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, राइट। अगर मुझे अंग्रेज छोड़ देंगे तो छिपके फिर काम करने रहूंगा। इसमें बुरी बात क्या है? कुछ बोला गलत? कोई बुरी बात नहीं है। शिवाजी भी गुरुला युद्ध लड़ रहे थे, मराठे भी, तो देश के लिए कभी कभी कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं। इसलिए जो लोग वीर सावरकर के बारे में गलत सलत बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, वो निश्चित रूप से एक महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और खासकर इस देश की वो पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी कहलाती है, वो ये याद रखे कि उसी प्रधानमंत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम पर एक टिकट जारी किया था। अच्छा, हाँ जी, टिकट। हाँ, टिकट, पोस्ट टिकट जो होते हैं, डाक के टिकट होते हैं, इसमें सम्मान दिया था। अब केवल राजनीतिक तुष्टिकरण, एक धर्म विशेष की या एक वोट पाने के लिए आप वीर सावरकर की बुराई करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वीर सावरकर का निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। और कोई रहकर देखे जेल में, पता चल जाए, 5 दिन रह सकते हैं,
वो आदमी कितने लंबे समय तक अंडमान निकोबार जेल में रहा, डेली फांसी लगती थी। ऐसा भागने का कोई वो नहीं हुआ। भागने को था ही नहीं। तो इसलिए ये सब बातें बहुत ही गलत है। अभी उनके ऊपर मूवी तो बनी थी वीर सावरकर के मैंने ऊपर, मूवी नहीं देखी, रणदीप लेकिन मैंने उनकी हुड्डा का। किताब पढ़ी है, 1857 पर किताब है उनकी। मैंने देखी थी वाली मूवी वीर सावरकर की, अच्छा। रणदीप हुड्डा उसमें लीड है। तो मैंने कई जनों को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसे मूवी आई, बहुत अच्छी मूवी है, देखो। तो बता बंदे क्या बोलते हैं, यार ऐसे चोरों की मूवी देखेंगे हम, मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि जो पूरी जिंदगी वो जेल में पड़ा, देश के लिए कुछ करा नहीं, उसका मूवी बना। मैंने कहा यार ये क्या बात है, जो बंदे ने इतना कुछ कर दिया हमारे देश के लिए, तुम उसको पर ऐसी बात है बोले, क्या तुम्हारे तो। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से लेकर बहुत बड़ा योगदान वीर सावरकर का है। और हिंदू शब्द का जो बहुत ज्यादा प्रचलन किया, उन्होंने करा वो था। उन्होंने ज्यादा किया। और वो ठीक है, वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, वो कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू महासभा जुड़ाना का अपराध नहीं है, हाँ, जैसे संघ से जुड़ाना कोई अपराध नहीं है। एक आदमी आरएसएस का स्वयंसेवक है, इसमें क्या बुरी बात, उसकी कोई निष्ठा जरूरत है। नहीं। ऐसी पहले कांग्रेस का वो था, क्या था वो, एक कांग्रेस का मंच था बहुत फेमस, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो स्वतंत्रता आंदोलन में अच्छा अच्छा। उसका सेवा दल सेवा दल। सेवा दल। हाँ। तो संगठन होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू महासभा जुड़े हुए थे, इसलिए जिन लोगों को अपीजमेंट की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वो सावरकर का निंदा करते हैं। बाकी निश्चित रूप से उनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है, उसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो मतलब अब तो बेसिकली लोगों ने उनके ऊपर वो बना दिया है कि बेकार में उन्हें वोट पाने के लिए कि उनका वो करना है, आलोचना करनी वही तो बार बार कह रहा हूँ, केवल केवल वोटों की वोट राजनीति, के कुछ लिए। नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। है ना। तो फिर सर एंड करने से पहले आपकी एक नई नोवेल लिख रहे हो, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक नोवेल लिख चुका हूँ और वो नोवेल मेरा प्रकाशित होने वाला है। मूलतः मैं अभी कुछ दिनों से द्रौपदी नामक उपन्यास पर एक काम कर रहा था, महाभारत के बाद द्रौपदी पर। जी। वो उपन्यास बीच में रुक गया, प्लॉट आगे नहीं बढ़ा। इसी बीच मैं एक उपन्यास और लिख चुका था, हेल फॉर द पीपल। अच्छा। वो उपन्यास मेरा अगले महीने सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा। उस उपन्यास में मैंने बताया है कि सरकार कोई आ जाए, जो गरीब आदमी है, लोअर क्लास का आदमी है, उसके लिए जिंदगी नरक है। केवल ये दुनिया, ये समाज उनके लिए अच्छा है जिन पर सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, पैसा है, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। बाकी जिंदगी नरक है। उस उपन्यास में मैंने बताया, छोटा सा उपन्यास है, 150-60 पेज का, उसका फाइनल प्रूफ चल रहा है। और बाकी द्रौपदी वाला उपन्यास मेरा जो मैं लिख रहा था मूलतः, वो रुक गया है। उसकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाई है, प्लॉट आगे नहीं चल पा रहा है। कभी आएगा अगले साल, अब 26 में आएगा, अब तो नहीं आएगा। तो ऐसे आपके नोवेल्स हैं, जैसे हमारी ऑडियंस अगर बाय करना चाहे तो किस तरीके से बाय कर सकते Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह उपलब्ध है और बहुत ही सस्ते दामों पर है। एक उपन्यास 150 रुपए में मिल जाता है कुल। अच्छा। हाँ, बहुत सस्ता, 150। किंडल भी है और वो भी है, पेपर बैग भी है, हार्ड बाउंड भी है। और डायमंड पब्लिकेशन न्यू दिल्ली ज्यादातर मेरे उपन्यास छापता है। एक उपन्यास हनी ट्रैप मेरा फिलीपींस से आया है। बाकी मेरे सब उपन्यास डायमंड वाले छापते हैं और बहुत सस्ते अवेलेबल हैं, 150 रुपए, 200 रुपए बस। और बहुत छोटे छोटे उपन्यास हैं, 180 पेज, 90 पेज। तो जैसे आपने हनी ट्रैप का भी जिक्र करा, हनी ट्रैप के बारे में एंड करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हनी ट्रैप शब्द ही काफी है समझने के लिए। आप उस उपन्यास को पढ़िए, मंगाइए, और अमेजोन में मिल रहा है, पढ़िए, आप समझ जाएंगे हनी ट्रैप क्या होता है। हनी ट्रैप शब्द ही अपने आप में बड़ा तभी मैंने हनी ट्रैप का अट्रैक्टिव है, पढ़िए उसको। वो भी 150 रुपीज में अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। आप पढ़िए, लोगों से कहिए पढ़ें उपन्यास मैं को। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स दे दूंगा, हाँ, तो वहां से हमारी ऑडियंस बाय कर सकती है जितने भी नोवेल्स आपके हैं। तो सर आज फिर इतना ही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया और